साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह और ये कार्यक्रम है संप्रति। संप्रति में आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारी दाहिनी तरफ सृष्टा मेहता जी हैं। आप झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और कानून संबंधी मामलों की विशेषज्ञ हैं। उनके बगल में आप प्रसन्न कुमार पानीग्राही जी हैं। आप एसपी रहे सीबीआई में और अभी सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं झारखंड सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो में। सर, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सृष्टा मेहता जी से लेंगे सवाल, चूँकि इसमें महिलाओं को लेकर के जो न्याय संहिता है उसमें बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। कई तरह के जो अपराध हैं खास करके महिलाओं से जुड़े हुए, उन पे उनके दंडात्मक उपायों के लेकर के उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सृष्टा जी, ये बताइए कि आप किस तरीके से ये जो नया कानून है, जो परिवर्तन हुआ इतने दिनों के बाद, पेनल कोड से जो है ये न्याय संहिता की बात है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? एज ए लॉ स्टूडेंट के नाते, एक प्रैक्टिशनर के नाते आप इसको किस तरीके से देखती हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूरदर्शन झारखंड के माध्यम से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम नागरिकों के सामने दर्शा सके कि हमारा जो नया तीनों कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, ये एक न्याय की नई परिभाषा है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सभी नागरिकों के लिए। ये तीनों नए कानून हम सबको एक नए दिशा की ओर लेके जाता है। भारतीय मूल्यों पर आधारित आज ये तीनों नए कानून जो लागू हुए हैं वो दंडात्मक से ज़्यादा ये न्याय उन्मुख हैं। जो हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं, ये बहुत रिफॉर्मेटिव है, ना कि बहुत डेटरेंट है। इसमें न्याय केंद्रित है, इसमें उद्देश्य कानून प्रक्रिया, न्याय प्रणाली के सुधार को दर्शाता है और साथ ही साथ न्याय केंद्रित के अलावा भी ये पीड़िता केंद्रित है। पीड़िता के न्याय के लिए आज ये नए कानून जो लागू हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा बच्चों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमारे बीच है। हमारे जो ये 3 नए कानून हैं, ये जो पीड़िता केंद्रित है, इसमें सबसे मूल तौर पे जो है ये एफआईआर को जुरिस्डिक्शन फ्री कर दिया है। आप कहीं से भी एफआईआर कर सकते हैं। आप अगर कोई भी जगह बैठे हैं, अगर अपराध कहीं और हुआ है, आप जहाँ पे मौजूद है, आप जहाँ पे उपस्थित हैं, आप वहीं से आप एफआईआर कर सकते हैं। ज़ीरो एफआईआर जिसको हम लोग बोलेंगे। और सबसे मूल रूप जो ये 3 नए कानून लागू हुए हैं, इसमें टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा बांधा गया है। टाइम फ्रेम को इसलिए बांधा गया है ताकि जो अपराध हो रहे हैं उस पे न्याय जल्द से जल्द हो। और मैं आज महिला हूँ, मैं आज पूरे विमेन फर्टर्निटी को जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं बस आभार प्रकट करती हूँ हमारे भारत सरकार का कि ये नए 3 कानूनों को लाया गया है ताकि बच्चों को और महिलाओं को न्याय मिल सके। और आगे हम लोग और विषयों पे बात करेंगे जहाँ पे महिलाओं को और बच्चों को किस किस नए प्रावधानों के तहत न्याय केंद्रित और पीड़िता केंद्रित धाराओं से लागू किया गया है। पानीग्राही साहब, जिस तरीके से सृष्टा जी ने बताया, आप किस प्रकार से इस कानून को देखते हैं? देखिए, इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता में ऐसी बहुत
स्ट्रेस दिया गया है अपराधी को सुधरने का मौका कैसे दिया जाए। एक नया दंड विधि जो है कम्युनिटी सर्विस इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। कोई छोटे मोटे अपराध करता है, 5,000 से नीचे का चोरी हो या स्नैचिंग हो, इस तरह के अपराध के लिए कम्युनिटी सर्विस का दंड देने का प्रावधान है, जिसमें जो छोटा अपराधी है उसको जेल ना जाना पड़े, उसको सुधरने का मौका दिया जाए। तो ये एक विशेष इसमें प्रावधान लाया गया, जिसके कारण जो अपराधी एक यंग एज में कोई छोटा अपराध करता है, उसको अगर सुधरने का मौका मिलता है तो वो मुख्य धारा में शामिल होगा और वो अपराध की दुनिया से निकल के अपनी एक सामान्य जीवन यापन करेगा। इसमें जैसे आपने पहले ही पूछा कि महिलाओं के बच्चों के लिए है, कि इसमें भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर अलग से इसमें लिखा गया है जो केवल बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए ही वो चैप्टर ही है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जो अपराध है उसकी कैसी दंड विधि है वो उसमें प्रावधान दी गई है। अब जैसे एक उसका उदाहरण है कि बहुत सारे ऐसे छोटे क्राइम कराया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन की चोरी होती है किसी की जेब से, या पिक पॉकेट मारी होता है, बच्चों को उसके लिए लगाया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति बच्चों को लगा के इस तरह की क्राइम करवाता है, उस व्यक्ति को भी दंड विधान का इसमें प्रावधान लाया गया है। तो महिलाओं के लिए जैसे अब ये कर दिया गया है, पहले एक उम्र का निर्धारण था कि 16 साल से कम और 12 साल से कम बच्चियों के साथ अगर बलात्कार की घटना घटती है तो अलग अलग उसमें प्रावधान थी। अब इसकी डेफिनेशन में डाल दिया गया कि चाइल्ड मतलब 18 साल से जो नीचे के हैं उनको अब बच्चा मान के सारे ऐसे दंड विधान होगी। लेकिन ये सिस्टर जी जो ट्रांसपेरेंसी की बात जो हम लोग कह रहे थे, तो जैसा महिलाओं के अपराध को लेकर के या बाल अपराध को लेकर के आए, तो जो दुष्कर्म के मामले जो सामान्य तौर पे आते हैं और एक महिला के सम्मुख जो है वो कई तरह के बाउंडेशन होते हैं, जब वो आती है कानूनी मोर्चे पर लड़ती है, हर प्रकार से वो जो है वो फेस करती है, समाज को भी फेस करती है, पुलिस की तफ्तीश को भी फेस करती है, न्यायिक प्रक्रिया है उसका भी सामना करती है, ताकि जो भी अपराधी हैं वो एक मुकाम तक पहुँचें। ये जो है वो ये जो नया जो कानून है, ये जो नई संहिता है, ये कितना मददगार उसमें जो है वो साबित होगा? ये हमारे जो तीनों नए कानून हैं ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही मददगार साबित होगा, क्योंकि पहले तो इसको इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है और बोला गया है कि सबसे पहले जो पीड़िता है उनको न्याय मिलने की और उनको सुरक्षा देने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है। पहले उतनी सुरक्षा नहीं थी, पहले उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता था, मेंटली, फिज़िकली और प्रोसीजरल तरीके से भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था, क्योंकि उनके साथ जो अपराध हुआ है, उनके साथ जो घटना घटी है वो अपने आप में इतनी समान नहीं है कि वो ईज़िली लोगों के सामने फेस कर सके लोगों को। पर हमारे जो नए 3 कानून हैं वो इतना ट्रांसपेरेंसी ला दिया है कि 24 घंटे के अंदर में मेडिकल हो जाना है और कंसेंट से होना है, विद द कंसेंट। और कंसेंट को इतना बड़ा मूल रूप से इसको दर्शाया गया है कि विदाउट द कंसेंट कोई भी महिलाओं या बच्चों को किसी भी तरीके से नहीं, अगर कंसेंट नहीं है, अगर मत नहीं है तो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी है कि पहले था कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लेने के लिए पीड़िता को खुद जाना पड़ता था थाने में। अभी 90 दिन के अंदर में पीड़िता के पास जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो खुद ही पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसे हमारे पानीग्राही साहब ने बोला कि एक एज ग्रुप जो है, एज को डिफ़ाइन कर दिया गया है। 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई अपराध होता है तो उसमें जो सज़ा दी गई है वो डेथ पेनल्टी ही है। तो ये नए कानून में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। उसके बाद जो 18 साल से अधिक के हैं उनको 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे करते करते फिर पहले एक छोटी सी जो क्राइम थी जिसको हम लोग
छिनताई के रूप में आजकल इतना ज़्यादा झपटमारी जिसको बोलते हैं, स्नैचिंग जिसको बोलते हैं, वो उसको भी दर्शाया गया है हमारे में। क्योंकि हम महिलाओं के लिए जो हम लोग गहने पहनते हैं, एकदम आम तौर पे बातें कर रहे हैं, कभी रास्ते से जा रहे हैं, कभी कुछ, इतने हमारे साथ, हमारे सामने ही कितने ऐसे होते हैं, इतने इंसिडेंसेस होते हैं कि चेन छीन लिया जा रहा है। तो उसको भी एक बहुत बड़ा मूल रूप से इसको विशेष मान्यता दिया गया है। तो इस रूप से हमको लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा अच्छे से दे दिया गया है, जिसके वजह से महिलाओं और बच्चों के लिए हमको तो लग रहा है कि ये न्याय कानून जो है हम लोग को मदद करेगा। पाणिग्राही साहब, जो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम फ्रेम वगैरह जो तय किए गए हैं, ये जो अनुसंधान का जो पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो पुलिस करती है, तो उसमें इस संहिता से उनकी किस प्रकार से जिम्मेदारियां तय की गई हैं? और चूँकि एक एग्जीक्यूशन का पार्ट जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक टाइम फ्रेम भी उसके लिए बांधा गया है, ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना मददगार हो सकता है? एक्चुअली जो प्रक्रिया है, अनुसंधान की प्रक्रिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत है, जिसको पहले सीआरपीसी कहते थे। अब इसमें भी बहुत सारे ऐसी प्रावधान ला दी गई है कि अब एफआईआर की ई फाइलिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर की फाइलिंग हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि अगर कोई पीड़िता है, महिला जिनके साथ कोई ऐसी दुष्कर्म हुई है, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो जांच रिपोर्ट 7 दिन में लाने का या देने का बाध्यता हो गई है। ये एक इशू है। पहले भी सीआरपीसी में अपराध की संगीनता को देखते हुए जांच 60 दिन या 90 दिन में पूरा करने की बाध्यता थी। अगर नहीं हो पाती है तो अपराधी अगर जेल में है तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता था, अपने आप बेल मिल जाता था। अब इसमें एक प्रावधान और लाया गया है जो BNSS जिसको कहते हैं, उसमें ये प्रावधान कहा गया है कि जिसमें 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है, उसमें पुलिस रिमांड जो होती थी पहले 15 दिन के बाद पुलिस के पास ये रिमांड लेने का कोई प्रावधान नहीं थी। अब उसको बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया और 90 दिन वाली जो थी प्रावधान, उसमें 90 दिन की अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी करने की सीमा थी, उसमें 60 दिन तक का रिमांड लेने की प्रावधान कर दी गई है। इसी तरीके की, जैसे श्रेष्ठा जी ने बताया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, वो अगर कोई परिवादी है, कोई विक्टिम है, वो अगर शिकायत दर्ज कराया है जिसके बेसिस पे थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, कांड दर्ज हुआ है, उसको जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है या जो परिवादी है, उसे इन्वेस्टिगेशन में जो प्रगति हुई है 90 दिन में, उसको इन्वेस्टिगेशन के प्रगति के बारे में बताना पड़ेगा। पहले भी जो थी कि एफआईआर की कॉपी देना है परिवादी को, और जो हमें जिस तरीके की प्रावधान बाकी सब थे वो प्रावधान तो है ही, साथ में ये सारे टाइम लिमिट बांध दिया गया है ताकि न्याय जो है शीघ्र मिले और लोगों को इसके लिए एफोर्ट नहीं करना पड़े कि जांच क्या हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या हो रही है, किस दिशा में हो रही है। परिवादी या विक्टिम को इसका पता ही नहीं चलता था जब तक ये चार्जशीट नहीं जाता था। अब जो है इसमें ऐसा प्रावधान हो गया, परिवादी को पुलिस को ही सूचना देना पड़ेगा 90 दिन के अंदर कि इस केस में क्या प्रगति हुई है। तो ये जो है एक बंधन हुआ पुलिस के लिए कि हमें 90 दिन के अंदर सफिशिएंट जो है शीघ्रतापूर्वक अनुसंधान करना है, और परिवादी है जो कंप्लेनेंट है उसको बताना है कि जांच में ये प्रगति हुई है। ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और ये एक समय की बाध्यता हो गई। ये जो है लोगों को काफ़ी मदद करेगा। पाणिग्राही साहब, आपका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है और ये सामान्य तौर पे ये देखने में आता है और ये सच्चाई भी है कि बहुत सारे लंबित मामले हैं, पेंडिंग केसेस हैं जो न्यायाधीन हैं, विचाराधीन हैं। और अब चूँकि ये कानून जो है वो जब से प्रभावी हुए हैं तब से इनके तहत जो है वो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, मामले दर्ज किए जाएंगे, तो एक समय लगेगा। तो
क्या आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि आगे आने वाले दिनों में जो लंबित केसेस के मामले हैं, ये जो रिफॉर्म प्रोसेस की बात जो सृष्टा जी कह रही थी, तो ये रिफॉर्म प्रोसेस जो है ये भारत में स्टार्ट हो चुका है कि ये जो कहते थे कि न्याय में जो है वो न्याय मिलता तो है लेकिन देर से मिलता है, न्याय मिलने में देरी होती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और उस प्रकार से जो है वो उनका निपटारा नहीं होता। तो ये जो टाइम फ्रेम निश्चित होगा, जब एग्जीक्यूशन का पार्ट निश्चित होगा सही समय पर और एक निश्चित समय में जो है वो उसका निपटारा करके जो है वो न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा, तो आपका अनुभव क्या कहता है, इसमें किस तरीके से सुधार आगे आने वाले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में देखने को मिलेगा? जो सुधार लाई गई है, आप देखेंगे जैसे इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान का जैसे 90 दिन में परिवादी को सूचना देना है, वो अपने आप में एक बंधन लाता है या एक परिसीमन लाता है पुलिस अधिकारी के लिए कि इसमें 90 दिन के अंदर मुझे इसमें प्रगति करना है और बताना है। इस तरह की जो हम लंबित मामले हैं, आप जिनके बारे में आपने बताया, लंबित मामले जो हैं वो केवल अनुसंधान के क्रम में लंबित नहीं होता है, उसकी जो विचार होती है, जो ट्रायल होती है, उसमें भी होती है। और जैसे सभी लोगों को पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अगर कोई ऐसी परिवादी है जिसने शिकायत दर्ज कराया था, उसकी शिकायत पे कांड दर्ज हुआ, अनुसंधान हुआ और वो सालों साल तक एक इंतज़ार में अपेक्षा कर रहा है कि इसमें मुझे न्याय मिले, वो नहीं हो पाता था। बहुत सारे प्रक्रिया में ऐसे सुधार लाया गया है। जैसे एक है कि पहले हियरिंग से 30 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट या जज जो हैं उनको दिया गया है कि इसमें चार्ज फ्रेम करना है, आरोप गठित करने का एक समय सीमा बांधा गया। उस तरह की आप अगर जाते हैं कि ट्रायल जब कंप्लीट हो जाती है, सारे प्रक्रिया हो जाता है, उसके बाद जजमेंट का समय आता है। आर्ग्यूमेंट से 30 दिन के अंदर आपको जजमेंट देना है, उसकी एक टाइम लिमिट बांधी गई। तो अगर आर्ग्यूमेंट हो चुका है केस में, सारे गवाहों के बयानात, डिपोजिशंस वगैरह होने के बाद, तो उसके बाद बहुत समय में ऐसे होती थी, देखी जाती थी कि जजमेंट रिजर्व हो गया और जजमेंट आ नहीं रहा है, तो उसमें भी समय का एक बंधन दिया गया कि 30 दिन में, और जो एक्सटेंडेबल अप टू 60 डेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में जजमेंट दे देना है। इस तरह की जो प्रक्रियागत सुधार है वो आगे चल के अगले 5 साल में जैसे जैसे केसेस नए संहिता के तहत दर्ज होंगे या अनुसंधान होंगे और ट्रायल होंगे, तो उसकी निश्चित रूप से सुफल मिलेगी, जो आगे चल के सभी को ये महसूस होगा। सृष्टा जी, इस न्याय संहिता में जेंडर का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर का भी क्लासिफिकेशन किया गया, और ये एक नए तरीके से जो है वो एक नया प्रयास है, तो इस बारे में आप क्या बता पाएंगे? ये जेंडर क्लासिफिकेशन जो है, जिसमें मेल फीमेल तो हैं ही हमारे, इसमें ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दिया गया है, क्योंकि न्याय प्रणाली में ये तीनों नए कानून जो न्याय प्रणाली के रूप से, न्याय व्यवस्था, न्याय केंद्रित के रूप से जो हमारे सामने में आया है, इसमें हम लोग एक चीज़ को दर्शाने का कोशिश करते हैं कि ये पुरुष महिला के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर है वो भी एक ह्यूमन के तौर पे ही हम लोग देखते हैं। वो भी एक ह्यूमन है, वो भी, उनको भी उतना ही हक है जितना एक मेल को है, जितना एक फीमेल को है। इसलिए जेंडर को एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, और ये हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो लोग भी इस न्याय के नए कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत अपने आप को रख पाएंगे। आरंभ में आपने कहा था श्रेष्ठा जी कि ये कानून जो है ये स्वदेशी कानून है, ये भारतीयकरण हुआ है कानून का, तो एक राजद्रोह के तहत जो है वो कार्रवाई होती है, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये किस प्रकार से जो है वो आप इसका विश्लेषण करते हैं? ये राजद्रोह को अभी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिशन, इसको अभी डिफाइन कर दिया गया है देशद्रोह। देशद्रोह हम लोग इतने अच्छे तरीके से इसको लेके आए हैं इस नए कानून में, जहाँ पे ये हम लोग दर्शाते हैं कि देश के खिलाफ अगर कोई कदम उठाया जाता है, कोई भी
ऐसे कार्य किए जाते हैं जो देश के हित में नहीं है, तो वो देशद्रोह के नाम से हम लोग जाना जाएगा। इसीलिए सेडिशन को पूरा निरस्त कर दिया गया है। जो राजद्रोह था अभी उसको देशद्रोह, क्योंकि ये भारतीय है, हम भारतीय हैं। और पहले जो डीकोलोनाइजेशन हुआ था, तो डीकोलोनाइजेशन के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के टाइम से जो लॉ चलते आ रहा है वो ख़त्म हो चुका है। वो ब्रिटिश ओरिएंटेड जो टर्मिनोलॉजी था, डेफिनेशन था, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये भारतीयों के लिए है और इसीलिए हम भारतीयों के खिलाफ अगर कुछ होता है, कोई हित में नहीं होता है, तो उसको हम लोग देशद्रोह का डेफिनेशन में जोड़ते हैं। इसीलिए सेडिशन, राजद्रोह ख़त्म हो गया है और वो देशद्रोह भी आ गया है। पानीग्राही साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है विस्तार कि जो संगठित अपराध है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो अलग अलग सेपरेटिस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट कई सारे पार्ट में जो है वो होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, तो इस तरीके का जो क्राइम है, इसको किस तरीके से जो है वो इसकी व्याख्या की गई है न्याय संहिता में? इसमें भारतीय न्याय संहिता में पहली बार टेररिज्म को डिफाइन किया गया कि टेरर एक्ट क्या होता है। अगर भारत की एकता, अखंडता या भारत की सिक्योरिटी, निरापत्ता, जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है, शामिल है, अगर इसको ध्वस्त करने के उद्देश्य से, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई ऐसा कांड होता है, उसको टेररिज्म माना जाएगा। और टेररिज्म के दंड विधान भी काफ़ी कठोर है इसमें। और जैसे शेषा जी ने बताया, अब हम राजद्रोह नहीं है, देशद्रोह की अपराध आ गया या राष्ट्रद्रोह कहिए, तो उसमें भारत की एकता या अखंडता के विरुद्ध कार्य करने वाले जो संगठन हैं या व्यक्ति विशेष हैं जो समूह के रूप में काम करते हैं, उनको भी काफ़ी कठोर दंड देने की प्रावधान हुई है। इसमें एक प्रावधान इसमें जोड़कर आगे देखा जाएगा, जिसमें ऐसा लाया गया है कि कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ भारत के अंदर ऐसी क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए अगर उकसाता है जी, उसके लिए पहली बार दंड विधान का प्रावधान किया गया। एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इनसाइड इंडिया सिटिंग अब्रॉड, उसको डिफाइन किया गया। तो आगे चल के जो टेररिज्म हमारे देश में जो आतंकवादी हैं संगठन या जो आतंकवाद की घटनाएं घटती हैं, उसका कोई अगर मास्टरमाइंड विदेश में बैठा हुआ है, उसको भी हमारे कानून के तहत दंडित करने का अपराध का ये एक अवधारणा लाया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये दो जो प्रावधान लाई गई है, टेररिज्म, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये दोनों जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मान लीजिए कि किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, कई लोग मिल के जिसको ये घटना को घटित करते हैं, तो उसके लिए दंड विधान नई तरीके से लाया गया। उसकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अलग डेफिनेशन आई। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक और छोटी हिस्सा है जो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसके लिए पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भी, जैसे मैंने पहले बताया, कम्युनिटी सर्विस का दंड विधान है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में काफ़ी कठोर दंड है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट, इसके लिए भी प्रावधान लाया गया। और मैंने जो बताया, एबेटमेंट, जो बाहर में बैठ के हमारे देश के अंदर कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का रचता है, साजिश रचता है, उसको भी हमारे कानून के तहत ट्रायल फेस करना पड़ेगा। पानीग्राही साहब, मतलब संहिता से इतर एक सवाल, एक जिज्ञासा आती है मन में कि किस तरीके से जो है वो फोर्सेज, इधर जो इंटेलिजेंस फोर्सेज है, ये रोकती हैं, किस प्रकार की संधियां होती हैं दूसरे देशों के साथ में कि आप वहाँ जो बैठ करके भारत के खिलाफ जो कुचक रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, उन पे लगाम लगाया जा सके, कैसे काम करते हैं? उसमें ऐसा है कि हमारे देश का अलग अलग देशों के साथ संधि होती है। संधियां नॉर्मली दो तरीके की होती है। एक है एमलैट कहते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जो द्विपक्षीय वार्ता होता है। उसमें हम कहते हैं कि हमारे देश में अगर आपके देश में कोई बैठा हुआ आदमी
अपराध करता है तो उसमें वहाँ अगर हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है तो कैसे त्वरित रूप से इन्वेस्टिगेशन होगा। हम यहाँ से लेटर रोगेटरी कोर्ट से एक आदेश लेके हम उस देश में भेजते हैं, वो हमें अनुसंधान करके देते हैं। तो उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एक है, उसके अलावा एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी होती है देशों के बीच में, प्रत्यार्पण संधि जिसे कहते हैं। अगर ऐसी कोई अपराधी हमारे देश में अपराध कर दिया और भागा हुआ है, दूसरे देश में बैठा हुआ है, अगर उस देश के साथ प्रत्यार्पण संधि हमारी है तो हमें जो है यहाँ से कोर्ट से उसको अप्रूवल लेके और आदेश लेके उस देश में भेजना पड़ता है। और अगर वो संधि है तो वो अपराधी को हमें हैंडओवर कर दिया जाता है उस संधि के तहत। अगर वो संधि है, ट्रीटी है, तो ये तब संभव होता है। जिस देश के साथ ट्रीटी नहीं है फिर ये संभव नहीं हो पाता है। ऐसी अवधारणाएं हमारे अभी तक है। श्रेष्ठा जी, ये क्राइम का, ऑर्गेनाइज क्राइम का ही एक पार्ट है भीड़ की हिंसा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के बारे में भी बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है, उसके बारे में जो है वो दंडित करने के प्रावधान किए गए हैं। वो क्या प्रमुख तरीके से वो प्रावधान आप बता पाएंगे? ये मॉब लिंचिंग अभी एक नया प्रावधान लाया गया है हमारे नए न्याय कानूनों में। और ये मॉब लिंचिंग एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे एक भीड़ के माध्यम से इसको इस तरीके से लाया जाता है जहाँ पे धर्म, जाति या फिर किसी भी तरीके से इसको इतना तकलीफ़ पहुंचाया जाता है आसपास के लोगों को, ताकि इसमें और उत्तेजना आए, ताकि इसमें और तकलीफ़ें पहुँचे, ताकि इसमें और ज़्यादा लोगों को क्राइम करने का मौका मिले। तो मॉब लिंचिंग अभी एक ऐसा चीज़ आ गया है जिसमें दंड यही दिया गया है, डेथ पेनल्टी का दंड है। इसमें क्लियर कट यही बोला गया है कि कोई भी कार्य या कोई भी एक्ट अगर देश के खिलाफ, अगर धर्म के खिलाफ, अगर जाति के खिलाफ भीड़ के माध्यम से लाया जाता है या फिर किसी के दिमागी, जिसको अबेटमेंट हम लोग बोलते हैं, या कॉन्स्पिरेसी के तौर पे इसको एक भीड़ के माध्यम से लाया जाता है, इसमें उत्साह करके तो इसमें एक ही हम लोग का पेनल्टी है, दैट इज़ डेथ पेनल्टी। एक समय कम है पानीग्राही साहब, साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में। बहुत बड़ा जो है वो एक साइबर अपराधियों का गिरोह है, आप देखते होंगे डेली क्राइम करते हैं। इस कानून में उसकी किस तरीके से व्याख्या की गई है? देखिए, साइबर क्राइम ऐसी एक अपराध है जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, बाउंड्री नहीं होती है। वो विदेश में बैठ के हमारे देश में भी ये क्राइम हो सकती है, किसी भी एरिया में बैठ के, जो ऐसे हमारे देश में कुछ जगह आज के तारीख में काफ़ी नोटोरियस हैं, कुछ जैसे जमताड़ा है या मेवात है, इस तरह की जगहों में जो लोग बैठ के अपराध करते हैं, वो अपराध देश के किसी भी हिस्सा में वो विक्टिम या शिकार होता है। तो उसके लिए जो है, जो प्रावधान है 0 FIR की, वो उसके साथ में साइबर क्राइम के लिए अब जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की जो अवधारणा लाई गई, अगर साइबर क्राइम से कोई पैसा कमा के उस पैसे को किसी संपत्ति में परिवर्तित करता है या कहीं रखता है, उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, उसकी कैसे जब्ती होगी, उसकी भी प्रावधान लाया गया है। धन्यवाद। संप्रति में जो है वो आज हम लोगों ने चर्चा की भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों की। हमारे साथ दो खास मेहमान रहे। श्रेष्ठा जी आपका धन्यवाद, पानीग्राही साहब आपका धन्यवाद। अगले अंक में फिर हम किसी एक मुद्दे के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।